नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये है साल का 226वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी और मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा। तो समय हो चुका है आपको आपकी मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी, आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक। तो पल पल की हलचल के साथ यहाँ पर सारी खबरें होंगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और चलिए प्रिया, खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की खबर को लेकर ही। एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर ही लगातार दिल्ली में जो पोल्यूशन की स्थिति है वो बरकरार है और दिल्ली के लोगों के लिए परेशानियों का सबब दिल्ली का पोल्यूशन बना हुआ है। कई इलाकों में क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही गंभीर श्रेणी में आता है। लगातार तापमान भी गिरता जा रहा है, धीमी हवाएं हैं, जिस वजह से हवा में मौजूद जहरीले कण नीचे जम रहे हैं, जिससे स्मॉग की परत और ज्यादा घनी होती जा रही है। बिल्कुल, और राजधानी में बढ़ती ठंड भी प्रदूषण के प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। बदलते मौसम का असर इतना है कि सुबह शाम की हवा में धुंध और प्रदूषण का मिश्रण साफ तौर पर अब नजर आ रहा है और अस्पतालों में अब मरीज पहुंच रहे हैं भारी मात्राओं में, क्योंकि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी कुछ दिन हालात और भी बिगड़ सकते हैं और प्रशासन ने लोगों से जरूरी चीजें बरतने को लेकर अपील की है कि अपना ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकले। और जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन के बाद लोगों को झेलनी पड़ रही है, सवाल यही है क्या पॉल्यूशन से निजात लोगों को मिलेगी या फिर नहीं, या फिर इसी तरीके से दिल्लीवासी पॉल्यूशन की मार झेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है, पॉल्यूशन और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां प्रशासन कदम तो उठा रहा है पर उसका प्रभाव सीधे तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है और कोई भी असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा है और अभी भी जो पॉल्यूशन है वो 400 पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। वजीरपुर में 427 रिकॉर्ड हुआ है, विवेक विहार में 423, आनंद विहार में 422 और बवाना में 420 रिकॉर्ड हुआ है। जहांगीरपुरी में 419, मुंडका में 414, रोहिणी में भी उतना ही और अशोक विहार में 403 रिकॉर्ड हुआ है। नेहरू नगर में 402, नरेला में 401, पटपरगंज में 388 और बुराड़ी में 379 रिकॉर्ड हुआ है। द्वारका में 378 और CRRI मथुरा रोड पर 376 रिकॉर्ड हुआ है। सोनिया विहार में 375, ओखला फेज 2 में 372 और अलीपुर में 371 रिकॉर्ड हुआ है। ITO में 370, आरकेपुरम में और चांदनी चौक में 369 और 359 रिकॉर्ड हुआ है। लोधी रोड में 330, नजफगढ़ में 319 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। स्पष्ट है कि राजधानी के ज्यादातर इलाके गंभीर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और लोगों को इससे परेशानियां काफी हो रही है। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही लोगों की सेहत पर भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है, लोगों को परेशानी हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, गले में खराश हो रही है, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सिरदर्द जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। डॉक्टर का इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर कहना है कि ऐसी हवा में लंबे समय तक रहना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और खासकर अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और अब सवाल यही है कि आखिर हर साल यही हाल क्यों होता है, जब पता है कि जब जब ठंड दस्तक देती है, पॉल्यूशन दस्तक देता है, तो उससे पहले कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं जो अब अक्टूबर नवंबर में कदम उठाए जा रहे हैं। यही सवाल अब जनता की तरफ से भी प्रशासन से किया जा रहा है। और सर्दियों में हवा की रफ्तार कम हो जाती है और जिसके कारण प्रदूषण जमीन के पास ही जमा होने लगता है और लगातार पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता हुआ नजर आता है वैसे वैसे पॉल्यूशन और बढ़ता है। और इसके अलावा वाहनों का धुएं की बात की जाए, सड़क की धूल की बात की जाए, निर्माण कार्य की बात की जाए, ये सभी कारण मुख्य कारण बताए जाते हैं। औद्योगिक गतिविधियां हो गई और पराली जलाने की घटनाएं भी बताई जाती है। पर हालांकि इस साल की बात की जाए तो पराली उतनी नहीं जलाई गई है जितनी हर साल जलाई जाती है। उसके बावजूद भी पॉल्यूशन इतना गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, 400 पार दर्ज किया गया है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हवा को और ज्यादा दूषित कर देती है ये सभी चीजें। स्कूल्स में भी हालांकि अब जो खेल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है कि क्योंकि प्लेग्राउंड में खेलने के लिए बच्चों को जाना पड़ता है और प्रदूषण की वजह से बीमार ना हो जाए, इसीलिए उस पर बैन लगाया गया है। अब देखिए
हालात ऐसे हैं, विशेषज्ञ कुछ ज़रूरी सावधानियां अपनाने की सलाह देते हैं। वो ज़रूरी सावधानियां हम आपको ज़रा बता देते हैं। बाहर निकल रहे हैं आप, N95 मास्क पहने, सुबह शाम आउटडोर एक्सरसाइज करने से बचें और घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। खूब पानी पिए, भाप ले। बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए, उनको भी यही सलाह आप दें। स्पष्ट है, दिल्ली NCR में प्रदूषण अब सिर्फ एक मौसमी समस्या नहीं रहा है, एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है। जानकार और जनता दोनों को मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी अब, तभी राजधानी की हवा साफ हो सकेगी। बिल्कुल पूजा, देखिए अब सवाल यही है पॉल्यूशन से निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं पर उनका असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि भी मेरे सहयोगी पूजा ने भी बताया, जिस तरीके से स्कूलों को अब हाइब्रिड मोड पर कर दिया गया है, वहीं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखने को मिलती थी अब उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पूजा, आपने एक चीज नोट की होगी, जिस तरीके से अब 5th क्लास तक के बच्चों की क्लासेस हाइब्रिड मोड पर की गई है, ये सभी स्कूलों में अप्लाई नहीं है। दिल्ली के काफी सारे स्कूल है जहां पर बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं। बात 1st, 2nd, 3rd क्लास के बच्चों की जाए, वो अभी भी स्कूल जा रहे हैं। और यहाँ तक की मैं बात करूं, जो दिल्ली के डिप्टी मेयर है उनके भी जो उनका स्कूल है वहां भी बच्चे जो है स्कूल में जा रहे हैं और कोई भी जो है नियम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। जब नियमों का पालन नहीं होगा, उसके बावजूद भी किस तरीके से हम उम्मीद कर सकते हैं कि पॉल्यूशन से निजात मिलेगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, उनका धरातल पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। और भी कई नियम कानून लगाए गए हैं। मैं बात ग्रैब 3 की करूं, उसके भी नियमों की कोई भी पालना होती हुई धरातल पर नजर नहीं आ रही है। इस वजह से पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाना काफी मुश्किल हो गया है। 400 पार पॉल्यूशन पहुंच चुका है, ठंड भी पूरी दस्तक दे चुकी है और लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हर साल एक ही सवाल किया जाता है, जब जब ठंड दस्तक देती है, पॉल्यूशन बढ़ता है, तो कदम पहले क्यों नहीं उठाए जाते हैं। इस बार भी जो कदम उठाए गए वो अक्टूबर-नवंबर में उठाए गए, उससे पहले पॉल्यूशन का कोई जिक्र नहीं था, कोई भी कदम नहीं उठाए गए थे। वाटर फंगस की बात की जाए या और भी चीजों की बात की जाए, कोई कदम धरातल पर नहीं उठाए गए, जिसके कारण ये पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है। बिल्कुल, जो कदम उठाए भी गए उनका बहुत ज़्यादा असर कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आया है, तो फिर उसको काउंट भी नहीं किया जा सकता है। ये तो पॉल्यूशन को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे। अब हम आपको बता देते हैं आने वाले दिनों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, आज क्या रहने वाला है। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से दिन में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी सी राहत मिल रही है। बीते 24 घंटों के दौरान क्षेत्र का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, जबकि जो न्यूनतम तापमान था वो बढ़कर 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार आने वाले 1 से 2 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव होता हुआ नजर नहीं आने वाला है। ये स्थिति 27 नवंबर तक बनी रहने की संभावना है। दिन के समय धूप निकलने की वजह से मौसम साफ रह रहा है और लोगों को धूप में रहने से गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि रात में कड़ाके की सर्दी जरूर पड़ रही है, जिससे लोगों ने कंबल और रजाइयों का इस्तेमाल करना अब शुरू कर दिया है। 24 नवंबर के बाद से ही लगातार पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है और अब जिस तरीके से ठंड दस्तक दे रही है, लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 24 नवंबर के बाद दिल्ली NCR के तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी और वहीं न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। लगातार अब जो है पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा और उसका अर्थ यह है कि लोगों को मुख्य रूप से रात की सर्दी ही सताएगी और जबकि दिन के समय हल्की धूप निकलने के कारण बहुत अधिक सर्दी नहीं पड़ेगी और इस दौरान हल्के बादल आते जाते रहेंगे और बीते 24 घंटे के दौरान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं और पूर्वानुमान ये भी है कि आने वाले दिनों में इन हवाओं की गति और भी बढ़ सकती है। तो देखिए, IMD ने तो ये साफ कर दिया है कि 27 नवंबर तक दिल्ली NCR में किसी भी तरह की बारिश या फिर शीतलहर का कोई पूर्वानुमान नहीं है। लोगों को सुबह और रात की ठंड से बचने के लिए आवश्यक गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। सर्दी का मौसम है और खुद का ध्यान देखिए रखेंगे, एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो मौसम की जब मार पड़ती है तो फिर उसके बाद सर्दी जुकाम बुखार जैसी बीमारियों से परेशान लोग होते नज़र आते हैं। और ये तो वायरल डिजीज़ेस ऐसी होती है प्रिया, जो कोल्ड एंड फ्लू से रिलेटेड होती है कि आप खुद तो बीमार हो ही रहे हैं, घर में अपने जो बाकी के घर वाले हैं उनको भी बीमार करते हैं, आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब मौसम आपको लग रहा है कि ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो उस वक्त में ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमारे पेरेंट्स बचपन में हमें कहा करते थे। और ध्यान रखिए अपना भी, क्योंकि एक तो ठंड है,
तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण है जिसकी वजह से ऑलरेडी लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको सांस लेने में समस्या हो रही है, उनको कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, गले में खराश हो रही है। और सबसे बड़ा इशू क्या है ना कि अगर आपको भी कोल्ड एंड फ्लू हो जाता है तो आपकी हवा आसपास की इतनी ज़्यादा जहरीली है कि वो ठीक भी नहीं हो रहा है बहुत जल्दी से। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, हम अपने आसपास भी देखें तो सभी की गलों में खराश देखने को मिल रही है, काफ़ी परेशान है लोग। और अब ठंड भी दस्तक दे चुकी है, और क्योंकि नवंबर का महीना और ठंड कब दस्तक देगी, और नवंबर के हिसाब से ठंड इतनी अभी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है, क्योंकि हम दोपहर की बात करें बिल्कुल धूप आ जाती है, गर्मी लगने लगती है, और सुबह और शाम वही ठंड देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। आप देखिए, देखने वाली बात होगी आगे किस तरीके से ठंड का प्रकोप देखने को मिलता है। और वहीं कहीं ना कहीं अब सुबह और शाम जो है विजिबिलिटी भी कम होती हुई नजर आ रही है, हालांकि वो जो है पॉल्यूशन की वजह से सीधे तौर पर कम होती हुई नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेबर लॉज को लेकर एक इन्फॉर्मेशन सामने आई है, आप तक वो पहुंचा देते हैं। श्रम सुधारों की दिशा में देश में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने संसद से पास होने के 5 साल बाद आखिरकार चारों लेबर कोड लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही देश के करीब 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों के लिए रोजगार, वेतन, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण की तस्वीर बदलने जा रही है। सरकार का दावा है कि ये सुधार सिर्फ पुराने कानूनों की जगह नहीं ले रहे हैं, और बल्कि एक मॉडर्न, पारदर्शी और भविष्य तैयार वर्कफोर्स तैयार करने का आधार बनेंगे। और बड़े बदलाव क्या हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। मजदूरों से लेकर कंपनियों तक अब सीधे तौर पर असर देखा जाएगा। नए लेबर कोड में कई ऐतिहासिक प्रावधान शामिल किए गए हैं, और सबसे अहम जो है वो है, आपको बता दें कि अब ग्रेजुएटी के लिए 5 साल की नौकरी जरूरी नहीं होगी। सिर्फ 1 साल काम करने के बाद ही कर्मचारी ग्रेजुएटी का हकदार बन जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि हर कर्मचारी को अनिवार्य नियुक्ति पत्र देना होगा, और छुट्टी के दौरान कामगार की मौजूद जो है मजदूरी रोकना अब पूरी तरीके से गैर कानूनी होगा। ये सीधे तौर पर एम्प्लॉयज के लिए काफी अच्छी खबर है। बिल्कुल, ओवर टाइम के नियम भी अब कड़े कर दिए गए हैं, और दिन में 8 से 12 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे की सीमा तय की गई है। लेकिन ओवर टाइम पर 2 गुना भुगतान अनिवार्य होगा। अगर आप ज़्यादा काम करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, तो आपको डबल पेमेंट करनी होगी उसकी। गिग वर्कर्स को पहली बार अधिकार दिया गया है। देश में तेज़ी से बढ़ती गिग इकोनॉमी, जैसे कि ऐप आधारित ड्राइवर्स हो गए, डिलीवरी पार्टनर हो गए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए, उन्हें पहली बार कानून के दायरे में सामाजिक सुरक्षा दी गई है। इसके लिए एग्रीगेटर कंपनियों को अपने टर्नओवर का 1 से 2% योगदान देना होगा। गिग वर्कर्स का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पोर्टेबल होगा, वो चाहे किसी भी राज्य में जाए, खाता वहीं रहेगा। महिलाओं के लिए भी बड़े सुधार किए गए हैं। महिला कर्मचारियों के लिए भी बड़ी राहत रहने वाली है, और अब सभी सेक्टर्स में, यहां तक कि टाइमिंग और खतरनाक उद्योगों में भी अब बदलाव देखने को मिलेगा। तो सीधे तौर पर अब लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं पूजा, और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि IITF 2025 के बारे में, जो इस बार प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। और इस साल का जो थीम है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इसे लेकर जो है व्यापारिक जगत और साथ ही आम जनता दोनों में उत्साह देखा जा रहा है। तो देखिए, सोमवार को वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 14 दिनों तक ये चलने वाला है, 27 नवंबर तक ये जारी रहने वाला है। इस वजह से हम आज भी आपको बता रहे हैं, अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। प्रदर्शनी का समय और आयोजन किस तरह का है ये भी जानिए। IITF के पहले 5 दिन यानी कि 14 से लेकर 18 नवंबर केवल बिजनेस डेज के लिए ही वो रखे गए थे। उसका मतलब वो था कि उस दौरान व्यापार और उद्योग जगत के लोग नए समझौते, डील्स और नेटवर्किंग पर ध्यान दे रहे थे। सामान्य जनता के लिए फिर 19 नवंबर से ये शुरू किया गया, और अब 27 नवंबर तक इसके दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। प्रदर्शनी का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक है, यानी कि पूरे दिन भर घूमकर आप इंडिया के अलग अलग राज्यों और उनके सांस्कृतिक और वाणिज्य उत्पादों का आनंद ले सकते हैं।
साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं वीकेंड को लेके, क्योंकि वीकेंड ही आज सैटरडे हो गया है। सैटरडे संडे के लिए अगर कुछ प्लान्स नहीं है तो फटाफट जान लीजिए आज क्या कर सकते हैं आप। दिल्ली के इस हफ्ते के प्रमुख आयोजनों की और एक नज़र डाल लीजिए। रंगमंच, संस्कृति, संगीत और भोजन सब कुछ शहर को जीवन बना रहा है। पहली खबर ये है, थिएटर से जुड़ी हुई है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में आप देख बहन 2 फिर से मंच पर लौट रही है, वो देख सकते हैं। मिलेनियल ब्राइड्समेड की कहानी बताता है, रिश्तों की उलझने और खूब सारा हास्य, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। 23 नवंबर को शाम 7:30 बजे टिकट 200 रुपये में उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कि कल। अब इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने जरूरतमंदों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु अटल कैंटीन खोलने की योजना बनाई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर में पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास किया है, जो भाजपा के चुनावी वादे की पूर्ति है। और प्रत्येक अटल कैंटीन में एक व्यक्ति को दिन में 2 बार मात्र 5 रुपए में खाना मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें कि अब गरीब लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना मिल पाएगा। और एक अच्छी खबर है, और सिर्फ 5 रुपए में खाना दिल्ली की 100 कैंटीन में खिलाने की योजना है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को तिमारपुर इलाके में पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास किया और इसकी शुरुआत की है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण वादे की पूर्ति का प्रतीक है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ऐसी 100 कैंटीन्स खोलने की योजना बनाई और उन्होंने बताया कि इन्हें बनाने का उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को किफ़ायती तौर पर खाना देना बताया गया है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको किन सड़कों पर आज जाना है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले जो है ट्रैफिक एडवाइजरी जान लीजिए। रेड फोर्ट के आसपास ट्रैफिक दिक्कतें देखने को मिलेंगी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 19 से 25 नवंबर तक 350वीं शहीदी दिवस समारोह के चलते रेड फोर्ट के आसपास कई रास्तों पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवधानों की चेतावनी जारी की है। और इसलिए नेताजी सुभाष मार्ग की बात की जाए, निषाद राज मार्ग की बात की जाए या फिर बुलेवार्ड और लोथियन रोड की बात की जाए, एसपीएम मार्ग जैसे रास्ते की बात की जाए तो यहाँ पर आज भीड़भाड़ देखने को मिलेगी, तो इन रास्तों से आप जरूर बचें। अब आपको पेट्रोल डीजल के भी हम दाम बता देते हैं आज कहाँ पर कितने रहने वाले हैं। अगर आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुक करने वाली है तो रुक जाइए, पहले कीमतें जान लीजिए। पेट्रोल के दाम दिल्ली में 94.7 सेंट पर लीटर, डीजल 87.6 सेंट पर लीटर, सीएनजी 76.09 पर किलोग्राम है। और वहीं नोएडा की बात की जाए तो जो है नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 95.12 प्रति लीटर और डीजल की कीमत है 88.29 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत है 84.70 प्रति किलोग्राम। गुरुग्राम में भी दाम आसपास ही है, 95.65 पर लीटर पेट्रोल है, डीजल 87.97 पर लीटर है और सीएनजी की कीमत 82.12 पर किलोग्राम है। ये पेट्रोल डीजल के दाम हमने आपको बताए। सोना चांदी के भी दाम जान लेते हैं। अब सोने और चांदी के दाम रोजाना गिरते बढ़ते ही रहते हैं। हैरान करते 24 कैरेट सोने के दाम प्रति 10 ग्राम आज 1,24,120 रुपए है। और वहीं चांदी की बात की जाए तो 1,60,900 रुपए प्रति किलो चांदी के दाम बने हुए हैं। तो लगातार जो है सोने चांदी के दाम फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को हैरान भी कर रहे हैं। कभी सोने के दाम गिर रहे हैं तो कभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब धनतेरस का त्योहार देखने को मिला उसी के बाद से ही लगातार भारतीय बाजारों में ये दाम गिरते बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज का इतिहास भी जान लेते हैं। आज ही के दिन 1949 भारतीय संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप दिया गया। 1963 में नागालैंड की पूर्ण राज्यता की प्रक्रिया तेज हुई। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने आपातकाल के दमन मामलों की जांच तेज की और 1999 में आज ही के दिन करगिल युद्ध के बाद सेना सुधारों पर चर्चा हुई। 2005 में दिल्ली में तंग वातावरण के बीच पहली ग्रीन दिल्ली योजना चर्चा सामने आई। तो इसी के साथ कार्यक्रम को करें समाप्त, क्योंकि समय की भी हो गई है समाप्ति। नमस्कार।